तो जब यहाँ आस्था के आधार पर फैसले सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, तो अगर कोई हमारी आस्था से छेड़खानी करेगा, हमारे लोगों को अपमानित करेगा, तो फिर उसका इलाज करना हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और उसको सही समय पे उसका यूज करना भी जानते हैं। अब समझिए कि आंखें नहीं है तब ये हाल है। अगर आंखें होती तो वो तो हमें हमारे अधिकारों को कभी का निकल जाते। लाला रामदेव जी या बाबा रामदेव जी, लाला ही बाबा है, बाबा ही लाला है। मैं पूछना चाहता हूँ लाला रामदेव, नीच आदमी तुम्हें किसने अधिकार दिया ओबीसी की ऐसी तैसी करने? भाई धर्म आपका अलग मेरा अलग, आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। दिखावे के लिए आप मुझसे कहो चलिए राम मंदिर, क्या अब तक राम में प्राण नहीं थे? जब प्राण डाले जाए। सांस्कृतिक आंदोलन को बहुजन समाज के लोगों ने मार दिया, सड़क के अम्बेडकरवादी हैं, और घर में हम क्या है ये हम बेहतर अच्छी तरह बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो अधिकार संविधान में इनको खा के बैठे हैं, और हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम पेबैक टू सोसाइटी सिर्फ जाकर 10 लोगों को तैयार कर दें। लोग कहते हैं कि पैसे से राजनीति होती है, लोग कहते हैं कि पारिवारिक विरासत, तो मेरे पास पैसा ना पारिवारिक विरासत। धर्म के आधार पर देश की उन्नति नहीं हो सकती। धर्म तब भी था जब हम अंग्रेजों के गुलाम, धर्म तब भी था जब हम मुगलों के गुलाम। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में जो शख्स मेरे सामने हैं, ये इसलिए शख्सियत बन चुके हैं क्योंकि न सिर्फ बोलते हैं बल्कि तमाम मुद्दों पर करारी चोट भी करते हैं। हाल में एक बयान आपका सामने आया जिसमें रामभद्राचार्य, जो आजकल मोदी जी के साथ बड़ा नजर आते हैं, उनको हल्का फुल्का नहीं बहुत कायदे से रगड़ दिया। इतना नाराजगी क्यों थी? देखिए भाई, अब मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे, मुझे बुरा भला कहोगे, ये लाइफ का हिस्सा है, मैं इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन आप अगर कमजोर वर्ग को, मेहनत का समाज को, गरीब वर्ग को, मेरे समाज को, महापुरुषों को हमारे जो अधिकार मिले हैं, संवैधानिक अधिकार, उस पर तो मोदी जी को नहीं छोड़ते, तो रामभद्राचार्य क्या हैसियत है? उस पर अगर आप कुछ भी बोलोगे तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। उनके 2-3 जो भाषण हैं कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, शारीरिक पिछड़ापन भी है, तो मैं तो उनको दलित ही समझता था कि भाई कुदरत ने पता नहीं कैसे पाप किए होंगे उन्होंने। हिंदू धर्म की तो यही मान्यता है उनके जो हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु हैं कि भाई जैसे कर्म करता है वैसे आदमी को जीवन मिलता है। पूर्व के कर्मों की वजह से अच्छे काम किए तो अच्छा जीवन मिलेगा, और बुरे काम किए तो बुरा जीवन। तो पता नहीं कैसे पाप किए होंगे कि आप देखो कि बचपन से जन्मजात अंधे हैं, तो कुदरत ने दुनिया देखने का मौका ही नहीं दिया, तो देखिए कितना अपराध किया होगा, पाप किया होगा। ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार है, जबकि मैं बहुत उसमें आस्था विश्वासी नहीं उस तरह से। सबसे पहला उनका बयान आया जो कहने की आज हिम्मत देश के प्रधानमंत्री में नहीं है, आरएसएस के प्रमुख में नहीं है, बीजेपी के किसी मंत्री और बड़े ओहदे के जो पदाधिकारी उनकी नहीं है कि भाई एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है ये जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, वरना इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। अब आप सोचो वो काहे के संत हैं? इन्हीं एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बता के अपना भाईचारे की बात करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं। हिंदू को इन्हीं के अधिकारों से पता नहीं क्या मुसीबत। 2% सरकारी नौकरी वो भी चुभ रही है लोगों को। वो दंगा कराना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं लोगों को, वो माहौल खराब करना चाहते हैं। यही बयान अगर किसी और ने दिया था, किसी मुसलमान ने दे दिया होता, किसी बुद्धिस्ट ने, तो बवाल हो जाता देश में। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो। फिर उन्होंने एक और बयान दिया कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भेजता वो चमार है। तो इस तरह से अगर वो एक पूरे समाज को अपमानित करने का काम करेंगे, नीच बताने का काम करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और उसको सही समय पे उसका यूज करना भी जानते हैं, प्रयोग करना भी। मैंने फिर कहा आशा राम जी के नाम में राम है, राम रहीम के नाम में राम, किसी के पीछे राम, किसी के आगे राम, लेकिन करेक्टर क्या है ये तो आपके और मेरे सामने है। अब समझिए कि आंखें नहीं है तब ये हाल है। सही है। अगर आंखें होती तो वो तो हमें हमारे अधिकारों को कभी का निकल जाते। इसलिए ये जो सत्ता के संरक्षण में ये जो इस तरह का जो है पाखंडी और एक बड़े समाज को अपमानित करना, उनके अधिकारों के खिलाफ बोलना जिसमें उनका कोई सहयोग नहीं है, और रोकने का काम तो किया होगा। और उनके महापुरुषों को जैसे आस्था दूसरे लोगों की ऐसे हमारी भी है। तो जब यहाँ आस्था के आधार पर फैसले सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, तो अगर कोई हमारी आस्था से छेड़खानी करेगा, हमारे लोगों को अपमानित करेगा, तो फिर उसका इलाज करना हम अच्छी तरह जानते हैं। देश में संविधान है, कानून है,
मुकदमा दर्ज करा के मैं थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम में बिजी हूँ। अभी सम्मेलन चल रहे हैं हमारे, 3 हो गए, 2 रह गए हैं, जिला स्तरीय सम्मेलन लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके। ये 2 सम्मेलन खत्म हो जाए फिर मुकदमा दर्ज करा के फिर बताऊंगा कि कैसे बयान दिया जाता है। अगर माफी नहीं मांगी तब आप मुझे बताना। सफाई तो देने लगे हैं जी। सफाई से काम नहीं चलेगा। आप अपराध करो, किसी का गला काटो और कह दो कि मेरे से गलती से हो गया, आप रेप कर लो कहो मुझसे गलती से हो गया, तो ये नहीं चलेगा ना। इस देश में कानून है। अपराध चाहे चंद्रशेखर करें, मुख्यमंत्री करें, प्रधानमंत्री करें, राम अभद्राचार्य करें, तो उसकी भद्राचार्य तो हाँ, अच्छा भद्राचार्य, हाँ, तो फिर जो है आपको उसके सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, इस समय बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। वो मुखौटे सामने ला करके मुख्यमंत्री बना दो, डिप्टी सीएम बना दो, तमाम तरीके से कर रही है। लेकिन एक दूसरी स्ट्रेटजी है कि जितने कथावाचक हैं इनके माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात, जाति वर्चस्व की बात, दूसरे को छोटा बताने की बात, बड़े बताने की बात, और घुमा फिरा करके सब बीजेपी के स्टार प्रचारक है ये। तो क्या ये जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं कि एक जाति वर्चस्व बना रहे और बीजेपी जो नहीं कर पा रही है वो ये इनके माध्यम से होता है? देखिए, बीजेपी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। अगर कोई भी ऐसी बात बीजेपी के नेता करेगा तो उनके पार्टी के लोग उनसे सवाल करेंगे। इतनी जागरूकता आ गई। हाँ, इतनी जागरूकता तो, क्योंकि हमने अब साहित्य पढ़े हैं, अपने महापुरुषों की बात पढ़ी, इतनी तो समझ आ गई है। लेकिन अगर ये इस तरह के लोग देते रहे तो धर्म की एक चादर है, धर्म की एक ओट है, धर्म का एक संरक्षण है जिसमें आदमी बचा रहता है। इसलिए ये सब बीजेपी के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे, अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने जाति वर्चस्व को बना के रखने के लिए। क्योंकि राम भद्राचार्य जी का एक और बयान है जिनमें वो कहते हैं कि पहले मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, एक और हैं बाबा, स्वयंभू बाबा रामदेव, सेठ रामदेव कहते हैं लोग, लाला रामदेव कहते हैं, लाला रामदेव कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी की ऐसी तैसी, और जब बाद में कहते हैं कि ओवैसी, तो उस जगह पे कोई संदर्भ नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि रामदेव जैसे शख्स को ओबीसी की ऐसी तैसी कहना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, लाला रामदेव जी या बाबा रामदेव जी, लाला ही बाबा है, बाबा ही लाला, आज तो यही है। धर्म, मैंने फिर कहा कि धर्म की चादर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। तो आप धर्म के नाम पे लोगों को बुलाओ, फिर अपने 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 सामान बेचने लग जाओ। तो लाला रामदेव जी ने बयान तो दे दिया, बाद में लगा कि अब पिछड़ा वर्ग तो एक कदम आगे चल रहा है, उसको हिस्सेदारी भी ले रहा है और वो अपमान भी सहने को तैयार नहीं है। और कुछ पिछड़े वर्ग में तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, जैसे जाट समाज है, गुर्जर समाज है, यादव समाज है, मौर्य, साक्य, कुशवा समाज है, पटेल समाज है, कुर्मी समाज है, तो थोड़ी सी और जागरूकता बढ़ गई है। सैनी समाज है। अगर ऐसे आप किसी समाज को, और सब ये इस बात को जानता है क्योंकि देश में जाति व्यवस्था है और वर्गीकरण हुआ हुआ है, तो ये सब अन्य पिछड़े वर्ग का हिस्सा है। अब उन्होंने, हाँ, अब उन्होंने कह दिया, अब यही कस्टमर है। बिल्कुल। अगर आपका कोई कस्टमर हूं और मुझे आप कोई बुरी बात कहेंगे तो मैं किसी और दुकान पे चला जाऊंगा, तो आपका आर्थिक नुकसान होगा। तो दे तो दिया, बाद में जब उनके चेले चपाटों ने बताया, एहसास कराया, तो फिर अपने ट्विटर हैंडलों से, अपनी स्वाभिमान ट्रस्ट से उसका वो कराया कि पूरी वीडियो सुनी। तो मैं पूछना चाहता हूँ लाला रामदेव को, नीच आदमी, तुम्हें किसने अधिकार दिया ओबीसी की ऐसी तैसी करने वाले का? सिर्फ छोटे धंधे के लिए? नहीं, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में भी ऐसे एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये मुखौटे जो हैं इसलिए बनाए गए हैं नीरज भाई, और इसलिए इनके ऊपर दया दृष्टि बनी रहती है कि ये अपने लोगों को गाली देने के लिए है। वो कहते ना, कहावत है कि दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर हमारा आदमी उनके साथ ना हो तो उनकी हिम्मत है कि हमें गाली दे दें या हमारे लोगों के अधिकारों के खिलाफ कुछ कर दें, तो फिर जूता बजेगा देश में। तो इसलिए जो है, और मुझसे कहते हैं कि भैया आप गुस्से में रहते हो, क्या करूं, ये लोग गुस्सा दिलाते रहते हैं। भाई अगर ये लोग अपने काम, हमें हमारा काम करने दें, अपना काम करें, लोकतंत्र है। जो अपनी बात को, अपने विचार, देखो मैं फिर आज आपको एक बात कर रहा हूँ, दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता है, विचार राज करता है। जिसका जो अपने विचार को ज्यादा लोगों तक फैला लेगा। आज भाजपा ने हिंदुत्व के विचार को ज्यादा लोगों तक फैला दिया है, जबकि आप ये समझो कि 70 साल से भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है या भाजपा की सरकार रही है या तीसरे फ्रंट की भी एक बार सरकार कुछ दिनों के लिए बनी, किसी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि किसी धर्म को, कोई धर्म खतरे में पड़ जाए या किसी धर्म को हानि हो। ये एक राजनीतिक दुकान है जिसको चला के रखने। जिस दिन आपने कह दिया कि अब हम सुरक्षित हैं, उसी दिन मतलब किसी का डर दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये भय है ना। बिल्कुल। कुछ ये कहते हैं कि ये आ जाएंगे, कुछ कहते हैं वो आ जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं, हमारी राजनीति माननीय काशीराम साहब जी की, चाहे जो है
मामला राम सुपरमा जी जो अर्जक संघ को उन्होंने वो क्या चोरी, महाराज सिंह भारती जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्नय कपूर ठाकुर जी, तो ये जो तमाम जो ये राजनीति, ये हिस्सेदारी की राजनीति, इसमें धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। भाई धर्म आपका अलग मेरा अलग, आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। दिखावे के लिए आप मुझसे कहो कि चलिए राम मंदिर, मैं दिखावा करने के लिए मैं भी चला जाऊं, हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, तो ये तो वास्तविकता में निजी स्वार्थ है। बिल्कुल। श्रद्धा आदमी के मन में होती है, और श्रद्धा मन में रहे तो बहुत अच्छा है। श्रद्धा जब बाहर आ जाएगी, कोई ईश्वर नहीं चाहेगा दुनिया में, अगर ईश्वर है, और वो ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप 2 घंटे जाम लगा दो और कोई किसी एम्बुलेंस में बैठा कोई आदमी या बहुत जरूरी काम जा रहा कोई व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाए, कोई ईश्वर नहीं चाहेगा। और देखो फिर मैं कह रहा हूँ, ये भी एक झूठ को मैं स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस अब इन्हीं की मान्यता के अनुसार जो लोग धार्मिक धर्म गुरु हैं हमारे, कि ईश्वर ने हम सब लोगों को बनाया, तो जब ईश्वर ने हम सब लोगों को बनाया तो आप ईश्वर को बनाने वाले कब हो गए? और एक अच्छा हमारे एक साथी ने बयान दिया कि भाई क्या अब तक राम में प्राण नहीं थे? आप प्राण डाले जा जब प्राण डाले जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का जातीय वर्चस्व है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मूर्ति में भगवान आ जाएंगे, और मूर्ति बनाने वाला फिर छू नहीं पाएगा। हाँ देखो ऐसा है, कुदरत कण कण में है, उसने जिस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई है तो अच्छाई भी है, और सदियों से अधिकारों का, हिस्सेदारी का आंदोलन चलता रहा है। ये 2 सभ्यताओं का टकराव है जो लंबे समय चल रहा है, लेकिन असल लड़ाई है रिसोर्स की है, हिस्सेदारी की, पावर की। अब जिस दिन दलित पिछड़े वर्ग के लोग पावर को समझ गए और पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली, तो फिर इस देश में समतामूलक समाज बनेगा, सामाजिक आर्थिक समानता आएगी, भाईचारा बनेगा, और लोग, ये प्रदेश भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की। इसी की लड़ाई है कि लोगों का असल मुद्दे पे ध्यान ना चला जाए, तो धर्म की तरफ को उनका जो है। आपको मैं एक बात और बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ, मैं आजकल घूम रहा हूँ सम्मेलन में, अगर मेरा ये कप चोरी हो जाए तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि कब किसने हो किया, पूरी कोशिश करूंगा, चाहे घर से चोरी हो। अगर आपकी घड़ी, कोई भी चीज चोरी जिसकी कीमत 1000-2000 रुपए होगी, इस देश में पुलवामा जैसा हमला हुआ 2018 का 6 महीने हो गए थे, और बीजेपी बैकफुट पे थी, क्योंकि नोटबंदी की कुछ जनता परेशान, जीएसटी की जनता परेशान, और तमाम तरह के जो झूठे वादे के 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, ये वो सब किसानों के, तो कुछ भी नहीं हुआ, लोग परेशान थे और लोग मन में बैठे इनको बदलना है। तो अचानक से एक हमला हुआ जिसको हम पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं, लेकिन गजब की बात है कि मैंने जब उसको स्टडी किया, एक सिंगल एफआईआर उसमें दर्ज नहीं हुई और उसकी एक जांच नहीं हुई। इतने हमारे देश के वीर जवानों की शहीदगी हुई, उनके परिवारों की इच्छा भी होगी कि भाई जांच होगी, पता लगे किया किसने, बोलने लगे हैं उनके परिवार। हाँ, मगर आप ये महसूस करो, एक सिंगल जब एफआईआर नहीं तो जांच कैसे होगी? तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलजुल के चल रहा है। इसलिए मैंने आजकल बताना शुरू किया किस तरह से हम इस व्यवस्था में ताकत में आके इसमें बदलाव कर सकते हैं। आपने कहा कि बीजेपी पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के बहाने जो उनका धार्मिक पाखंड है उसको बढ़ावा दे रही है, सरकार प्रायोजित पाखंड अब होने लगा है। इसका विकल्प क्या है? मतलब विपक्ष की जब बात की जाए तो सामने उनके पास इस हिंदू राष्ट्र को अलग अलग तरीके के बयान आते हैं। कोई कहता है हमें बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया जाएगा तो जाएंगे, कोई कहता है हम बाद में जाएंगे या ये जाएंगे। इनका कुछ विकल्प होगा कि इन्हीं की धारा पे आप ये कह रहे हैं इसकी काट क्या है या इसका विकल्प क्या है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सांस्कृतिक आंदोलन को बहुजन समाज के लोगों ने मार दिया है। सहमत है। आपने इतने महापुरुष आपके, आप चाहो तो हर दूसरे दिन जयंती होगी और आपके बच्चों को सीखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले मान्यवर काशीराम साहब ने साहू जी महाराज के मेले लगाए, कपूरी ठाकुर के मेले लगाए, बाबूदेव जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मेले लगाए, और तमाम तरह से हम पे इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है और वो भी संघर्ष की, लेकिन हमने उसको भुला दिया। फिर अब इस पे भी बड़ा वो है, लोगों को नाराजगी होगी कि हम सड़क के अम्बेडकरवादी हैं और घर में हम क्या है ये हम बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। देखो बीमार होगा आदमी कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल। बच्चे को पढ़ाना कहाँ होगा? स्कूल। और न्याय लेना जो होगा जाएगा कोर्ट, पुलिस स्टेशन, और बाकी सब चंगा सी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे मन में दुविधा चल रही है और हम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, ये बड़ी खतरनाक है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि कमंडल की काट मंडल है। आज अगर हम लोग सब विपक्ष मिलकर, जो वास्तविकता में विपक्ष है, ये नहीं कि चित भी आपके और पट भी आपके, सिक्के के दो ही पहलू, अगर वास्तविकता में ये लोग चाहें, हम दोष देते रहते हैं
गरीब समाज ये कर रहा है, समाज ये नहीं कर रहा, हम जाते हैं उनके बीच में नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो अधिकार संविधान में उनको खा के बैठे हैं, और हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम पे बैक टू सोसाइटी सिर्फ जाके 10 लोगों को तैयार कर दें। एक समय था कि मुश्किल से 14-15 लाख कर्मचारी थे देश में, आज जो है 1-1.5 करोड़ कर्मचारी होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि अपने समाज को जाके जागरूक कर दें जरा सा। जहां बीजेपी इतना अंधविश्वास पाखंडवाद परोस रही है, आप एक शब्द जो है उसके खिलाफ जाके कह दो, अपने समाज को बता दो। उस समय 92 में 90 में अगर वो काउंटर हो पाया तो उस समय माननीय काशीराम साहब जैसे लीडर थे जिनके पास कैडर था, वैचारिक तार्किक जो है एक बड़ी फौज उन्होंने तैयार की संघर्ष से। माननीय मुलायम सिंह जैसे लोग थे। आज हिम्मत है कि उन परिवारों की अगर एक शब्द बोल पाए, तो मैं समझता हूं कि फिर से हमें दोबारा से उसे आंदोलन खड़े और दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति मजबूत करनी चाहिए। मैं अपने उन भाइयों से भी कहूंगा जो आज बहुत स्थायी नेतृत्व कर रहे हैं कि वो इच्छा शक्ति मजबूत करें। कोई चीज असंभव नहीं है भाई, इम्पॉसिबल में तो होता है ना, आई इम्पॉसिबल, तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ किया जा सकता है। वैसे तो आप लगातार कई जगह पे घोषणा कर चुके हैं, फिर भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि नगीना लोकसभा से कन्फर्म आप सामने आ रहे हैं लोगों के? देखिए भाई, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 1.5-2 साल की मजबूत तैयारी चाहिए जी। सभी बूथ पे आपके लोग हों, सक्रिय लोग हों, जातिगत आंकड़े आपके पास हो, आपके जो अभी जो जैसे अभी वोट बन रही हैं और पुरानी वोट जो हैं, जो कटनी थी वो कटवट भी रही है। बीजेपी ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें सरकार मशीन दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, लेकिन उनको उनकी वो गिनाने से कि वो क्या कर रहे हैं उनसे भी अलग हटके मैं चुनावी तैयारी की बात करता हूँ आपसे कि हमने पिछले 1.5-2 साल में वहां तैयार 2022 का जब रिजल्ट आया नीच भाई, और लोगों ने तो मेरा उपहास उड़ाया कि भाई इनकी जमानत जब्त होगी, विरोधी भी उड़ाए और अपने लोग भी उड़ाए, लेकिन मैं उससे देखो हारता वो है जो घर बैठ जाता है। मैं तो नया व्यक्ति हूँ, मेरे पीछे कोई विरासत नहीं है। तो भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी साथियों का संघर्ष है, बहुजन समाज के जो लोग इस आंदोलन से विचार से प्यार करते हैं उनका प्यार आशीर्वाद है, माओ बहनों का, बड़ों का। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया कि इस अपमान को संघर्ष के जरिए सम्मान में बदलना है। इसलिए हमने नगीना तय किया, अगले दिन हमने मीटिंग की, नगीना तय किया और नगीना पे जाके हमने तैयार शुरू कर दिया। आज हमने वहाँ मजबूत तैयारी कर ली है, गांव गली में हर बच्चे को देखे हमारा नया चुनाव निशान, लेकिन हमने अपना चुनाव निशान पहुंचा दिया। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की जिससे जो है आजाद समाज पार्टी की चर्चा जो है वो बड़ी जोरों से। अब मैं अगर सोचिए अगर कहीं और भी जाना चाहूँ तो वो समय बचा ही नहीं है। अगर हारने के लिए लड़ना तो कहीं भी लड़ लो, और जीतने के लिए लड़ना है तो जहां आपने तैयारी की है। पहली बार मैं ऐसा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जहां मेरी तैयारी है और लोगों में एक उत्साह है कि भाई एक आदमी जो सड़कों पे हमारे लिए लड़ता रहा, जिसने लाठियां खाई, मुकदमे झेले, जिसको अपमानित किया गया, जिसके ऊपर गोली चली, और वो आदमी हमारे बीच यहाँ हमसे मदद मांगने आया, एक वोट एक नोट के साथ। तो मदद करते हैं लोग, विश्वास दिलाते हैं और हर कीमत पे चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वहां से आगे बढ़े। एक और लोगों का भ्रम मैं दूर कर देना चाहता हूँ। लोगों के मन में ये सवाल है कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन जो है उसने वहां सपोर्ट नहीं किया, मान लीजिए, तब क्या स्थिति बनेगी? ना करें। देखिए लोकतंत्र है, जो मदद करेगा उसका बहुत बहुत, जो नहीं करेगा उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये हमारा काम है, बिल्कुल। कुछ लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ती है, अगर कोई साथी मदद करेगा उसका बहुत धन्यवाद, उसका एहसान चुकाएंगे। कोई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अपना काम करेंगे। हाँ, दूसरी बात, मुझसे 3 साल से लोगों ने कहना शुरू किया दल के साथ ही कि भैया ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। कई बार हमारी भी चर्चा हुई, और सहमति असहमति एक अलग बात है, लेकिन चर्चा होनी जरूरी है। तो मेरे मन में एक पीड़ा थी कि भाई मैंने 2 अप्रैल का आंदोलन भी देखा कि अगर 500-200 लोग कहीं खड़े होकर आंदोलन करेंगे कुछ सुनेगा नहीं। हमने जनमत तैयार किया। आज हम पे जिलों में 5-5, 7-7, 10,000 लोग हमारे कैडर के हैं जो हमारी एक आवाज पे सड़कों पे आ सकते हैं। अब हमने ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी जो कि हो रही, उसको रोकने का भी प्रभावी इंतजाम कर लिया। बहुत जल्द में हम एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर जिला स्तरीय भी, प्रदेश स्तरीय भी और राष्ट्रीय स्तर का भी एक आंदोलन फरवरी माह तक हम लोग करने का मन बना चुके हैं। चुनाव की तैयारियां भी करनी है और ये आंदोलन भी करना, क्योंकि हम काशीराम साहब कहते चोर जो है शोर मचाने से भाग जाता है। तो वोटों की चोरी, देखिए यही एक ऐसा अधिकार है जिससे हम लोग लोकतंत्र में ताकतवर बन सकते हैं। ये राजतंत्र तो है नहीं कि तलवारें चले बंदूक चले, ये तो संवैधानिक भारत है। यानी कि महमूद प्राचा और जो भानु प्रताप जी कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है? सहमत, बिल्कुल ठीक है। और सब क्योंकि प्रोफेशनली भी उनसे सीनियर लोग हैं सब लोग, तो वो कर रहे हैं। इस वोट में बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानी है। इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इसकी चोरी भी नहीं होने देंगे। चोरी उनके यहाँ होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है, तो इनका पहरेदार तो मजबूत है।
अच्छा, आप इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्नाव कार्यक्रम हुआ, इटावा हुआ, उन्नाव, सीतापुर। कल सीतापुर का कार्यक्रम बहुत भव्य था। अच्छा, और आसाम में नहीं थी, अब आजमगढ़, कल परसों, कल मऊ। अच्छा, तो यानी कि लगातार आप इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और कार्यक्रम भी ठीक ठाक हो रहे हैं आपके। तो इस दौर में लगता है आपको कि ये जो लोग आ रहे हैं ये फिर से एक तैयार हो रहे हैं जनमत के लिए और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य की कमी है, मुझे जो महसूस होता है, बहुत जल्दी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, नए लोग हैं और धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, कैडर कार्यक्रम चल रहा है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ पैसे देके, साधन देके भी लोग नहीं पहुँच रहे, वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यक्रम में लोग दिल से आते हैं, अपने साधन से आते हैं और कई कई घंटे इंतजार करते हैं। कोशिश ये है, देखो, लोगों का सीधा स्पष्ट है, वो भरोसा करते हैं, इंतजार करते हैं, जब नहीं होता तो फिर वो उनके अंदर बेचैनी पैदा होती है। उन्होंने बहुत लोगों को मौका दिया और वो चीज़ जो होनी चाहिए थी उनकी ज़िंदगी में, जो नहीं हो पाई, उसके लिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके नेता मिलकर कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ उजाला लाए जो अंधेरा हो गया। आज़ाद समाज पार्टी के इतने दिन के सफ़र को किस तौर पर देखते हैं और आगे कितनी उम्मीद है जो आप अभी भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदों का तो सागर है, बहुत उम्मीद है। अभी तो एक समझिए, एक क्षण भर, एक बूंद जितना भी कार्य नहीं हो पाया, तो उम्मीदों का तो सागर है। बहुत बड़ा देश है, बहुत संभावनाएं हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लिए तो कहूँगा कि मैं इस दौर का सबसे मजबूत व्यक्ति हूँ। इस दौर का, लोग कहते हैं कि पैसे से राजनीति होती है, लोग कहते हैं कि पारिवारिक विरासत, तो मेरे पास पैसा ना पारिवारिक विरासत, और फिर भी मैं किसी जो है, जिस तरह के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी बार उन्हीं के मुकाबले चलता हूँ। मेरे भाई जो हैं, मेरी माएँ, मेरे बहनें इतना आशीर्वाद सहयोग देती हैं कि जब मैं जाता हूँ कहीं कार्यक्रम, 50-50 गाड़ी लेने के लिए आती है। बड़े बड़े नेताओं को नहीं आती। सही बात है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत आशाएं, उम्मीदें हैं और हम कभी निराश नहीं। हम तो आशावादी लोग हैं। हम तो उस हालात, उस दौर से भी निकले जब पीने के लिए साफ पानी नहीं था, पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था, मरे हुए जानवरों के मांस तक लोग खाते थे। वो एक ऐसा समय था, उससे निकल के हम लोग यहाँ तक आए। कुर्सियाँ कोई बैठने के लिए नहीं देता था, आज बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लगती हैं। आज जो कभी, जिन लोगों ने कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाई, उन मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स में बैठ कर जाके हम अपनी बात रखते हैं, खूब गिरियाते हैं, वहीं जाके सच को सच कहते हैं। कोई ऐसा नहीं करते कि भाई हमें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे दोबारा, इसकी परवाह नहीं करते। तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर हम सामूहिक जिम्मेदारी समझ लें, अगर समाज को जागरूक समाज हो जाए और इसमें योगदान लोग दे, तो ये आंदोलन जल्दी कामयाब हो सकता है। इससे बुरा दौर था 90 का दौर, इससे ज्यादा खतरनाक था, वो भी निकला है ना। तो जो भय में, उनको भी मैं आशा उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई वो किसी तरह के भय में न रखें। ये दौर है, आता जाता रहता है। और बीजेपी चुनाव के करीब इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं, साइकोलॉजिकल जो स्टडी हुई है कि भारत के लोगों की जो याद रखने की क्षमता है वो 3-3.5 महीने है। इतने में चुनाव हो जाएगा, उनका काम हो जाएगा। बाकी वो कितना धार्मिक, हाँ, कितना धार्मिक है वो। और चंपत राय का बयान आपने सुना हो तो बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने कहा, देखो बताओ, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते कहते थक गए कि कानून का राज है। गृह मंत्री आगे उनकी पीठ थपथपाते थक गए कि भाई बहुत अच्छा कानून का राज है। और चंपत राय कह रहे हैं कि हमने सोने के वो मंडवा दिए गेट पे। और किस दिन जो है, मैं तो इसलिए नहीं जा रहा वहाँ क्योंकि कोई पुजारी का गला काट के ले जाएगा उसको। आप सोचो, जब उनको, और अगर राम के घर चोरी हो जाए, सही है, तो फिर पहरेदारी कौन करेगा साहब। तो इसलिए मेरा रिपोर्ट फिर संविधान और कानून के हिसाब से लिखी जाएगी, और समझिए ना, फिर न्याय तो वहीं से मिलेगा। तो इसलिए मैं कभी अपने जीवन में किसी स्वार्थ के लिए कोई दिखावा नहीं करूंगा और निर्भीक होकर अपनी बात को कहता रहूंगा। फिर आपसे कह रहा हूं, धर्म के आधार पर देश की उन्नति नहीं हो सकती। धर्म तब भी था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, धर्म तब भी था जब हम मुगलों के गुलाम थे। धर्म विहीन राजनीति और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए आजाद समाज पार्टी लगातार संघर्षशील रहेगी। पैदा आदमी किसी धर्म में होता है, स्वीकार कोई धर्म लेता है। तो ये तो समय परिस्थितियां हैं। इस दौर में बेहद सीमित संसाधनों में इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? वो शायद मुझे लगता है जो कार्यकर्ता हैं, विचार हैं, उन्हीं की वजह से, महापुरुषों के उनका संघर्ष। भाई हम तो गाड़ी से भी चल रहे हैं, हमारे रैबर तो साइकिलों से चल चल के उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। तो संभव है, तो संकल्प के साथ उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद पर आजाद समाज पार्टी भी टिकी है। नेशनल जनमत भी उम्मीद करता है कि ये जो हौसला है आपके अंदर का, ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है, ये बना रहे। और हम निश्चित, रोकना पड़ेगा आपको। हमारे जैसे साथियों के साथ जो हमारे बहुजन पत्रकार है, उनका हौसला भी बना रहे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, समाज को हर लड़ने वाले के लिए
के साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर सच ये है नीरज भाई, अगर लड़ने वाले साथियों का साथ ना दिया जा रहा होता तो आज मैं और आप यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल सही है। ये जो एक झूठ का कि लड़ने वालों को साथ, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ। साथ देते हैं, ठीक है। आज आप कहो कि भाई मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल बनाना है, आप देख लेना कि उस स्तर का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत ताकतवर हो जाओगे, हाँ बिल्कुल, तो समाज बना लेना, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए जिस तरह की आज हमारी स्थिति, उस तरह का सहयोग हम पे है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों का जो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं उठने में, कहीं आने जाने में, कहीं सुलाने में, कहीं और आर्थिक मदद करते हैं, उन सब साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जिनका कहीं ना कहीं योगदान है जो दिखते नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए, और अगले दौर में हम फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जो उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा रही उसका आपने क्या निचोड़ निकाला, और आगे अब इस यूपी से, क्योंकि जब मुझसे लोग पहले गोबर पट्टी कहते थे तो बुरा लग जाता था मुझे, जब मैं आईएमसी में पढ़ता था, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि एक्चुअल में ये काउलैंड है, क्योंकि यहां पर गाय गंगर गोबर गौमूत्र के खिलाफ समझाना बहुत मुश्किल चीज बन चुकी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।